हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय नेम इज तुषार। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 9 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारे चैप्टर नंबर 9 का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसी में से मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपने फर्स्ट लॉ के बारे में सुना होगा, अब हम स्टडी करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इसे कंप्लीट देखते रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि जितनी भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। इसे हम सिंपल भाषा में समझते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब ये हो गया कि जो F है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, कि अगर हमारी फोर्स बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, अगर मान लीजिए मोमेंटम कम है तो फोर्स भी कम हो जाएगी। तो आइए अब हम करते हैं इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम किस तरह से मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये कार है, इसका मास जो है वो है m, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहां से इसने चलना स्टार्ट किया, जिस टाइम इसने चलना स्टार्ट किया उस समय उसकी क्या वेलोसिटी थी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसको हम u से डिनोट करते हैं। फिर आ जाती है इसकी फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। अब बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम की। अब हमें पता है कि मोमेंटम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम की बात हो रही है तो हम इनिशियल मोमेंटम ही निकालेंगे। इट मींस m मल्टीप्लाई क्या करेंगे, u करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी का यूज करेंगे और मोमेंटम निकालेंगे। फिर बारी आती है फाइनल मोमेंटम की। हमारा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वी, मतलब m इंटू वी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं और एक्सप्रेशन डेराइव करते हैं। तो देखिए, मास था हमारा m, इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी u, फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी v। इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया हमारा m u, और फाइनल मोमेंटम हो गया हमारा m v। अब हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना होगा कि f किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। f जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या है वो देखेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा फाइनल मोमेंटम है ना mv, उसमें से लेस कर देंगे हम क्या, अपना इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब हमने फाइनल मोमेंटम में से लेस कर दिया इनिशियल मोमेंटम, और बात किसकी चल रही है, रेट ऑफ चेंज की, तो इट मींस हम टाइम से इसको t से डिवाइड करेंगे। आपने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना होता है तो क्या करते थे, v माइनस यू बाय में t करते थे। अब इसे हम क्या कहते थे, एक्सेलरेशन कहते थे। तो यही चीज हमने यहाँ पर की है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को लेस किया है और t से डिवाइड किया है। ठीक है, तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखें तो m कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा v माइनस यू बाय में t। ठीक है, अब v माइनस यू बाई टी क्या होता है हमारा a, यानी कि एक्सेलरेशन। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया किसके, एक्सेलरेशन, मतलब मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन के। अभी हमको क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगा देंगे k लगा देंगे, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा m मल्टीप्लाई में a। अब यहां पर हम k की वैल्यू ले लेंगे 1। k की वैल्यू क्या ले लेंगे 1। तो देखिए, अगर हम k की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई a। तो ये कितना हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इक्वल टू में m a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे कि हमने k की वैल्यू को 1 ही क्यों लिया।
तो स्टूडेंट्स आपके इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देता हूं कि हमने के की वैल्यू 1 ही क्यों ली। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है वो है 1 kg का, ठीक है, मास हमारा है 1 kg का और एक्सेलरेशन कितनी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का, ठीक है। अभी सारी चीजें हो गई कि मास 1 kg, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्स होगी हमारा 1 न्यूटन का। तो अब हम तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, F इक्वल टू में K मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई A। तो F की वैल्यू क्या थी 1, इक्वल टू में K हमें निकालना है, मल्टीप्लाई में M कितना था 1, मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन थी हमारी 1। तो यहां से देखें तो K की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 1। तो इससे ये प्रूव हो गया कि अगर हम K की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो हमारा जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो ये जो है हमारा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो आइए अब हम इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन को और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास क्या है, दो बॉल्स हैं, दोनों की दोनों जो हमारे पास बॉल है वो 5-5 kg की है, ठीक है। अब हम एक बॉल पर तो फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का और एक बॉल पर हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि किस बॉल पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे ऊपर वाली बॉल है जो 5 kg की, इस पे हम 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो 50 न्यूटन का फोर्स लगाने पर अब कौन सी बॉल सबसे ज्यादा एक्सेलरेट करेगी, 10 न्यूटन वाली या 50 न्यूटन वाली, ये चीज आप बताइए। तो यहां से पता चल जाता है कि जिस बॉल पर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वही सबसे पहले एक्सेलरेट करेगी, वही सबसे ज्यादा एक्सेलरेट करेगी, है ना। तो कैसे करेगी, तो इससे जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, क्योंकि जिस बॉल पर हमने ज्यादा फोर्स लगाई है उसी बॉल को सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन मिला है, वही बॉल सबसे ज्यादा एक्सेलरेट करेगी। जिस बॉल पर हम कम फोर्स लगाएंगे वो बॉल कम एक्सेलरेट करेगी। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है A के, यानी कि एक्सेलरेशन के, कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा मतलब फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो देखिए हमारा एग्जांपल नंबर 2 है, एक बॉय है A और एक दूसरा बॉय है B, ठीक है। अब जो बॉय नंबर बॉय A है वो ट्रॉली पुल करता है 10 kg की और बॉय B ट्रॉली पुल करता है दो ट्रॉली एक साथ पुल करता है 10-10 kg की, तो ये होगी 20 kg। मतलब एक लड़का तो 10 किलो की ट्रॉली को खींच रहा है और एक लड़का दो इकट्ठी एक साथ 20 किलो की ट्रॉली को खींच रहा है। तो अब आप बताइए कि किस ट्रॉली को पुल करने में ज्यादा फोर्स लगेगी और किस ट्रॉली को पुल करने में कम फोर्स लगेगी। जाहिर सी बात है कि जिसका वजन कम है उसको खींचने में सबसे कम फोर्स लगेगी, वो जल्दी से खींच लेगा, ठीक है। और जिस ट्रॉली का वजन ज्यादा है उसे पुल करने में ज्यादा फोर्स लगेगी, उसे ज्यादा ताकत की जरूरत है उस ट्रॉली को खींचने के लिए। तो इस एग्जाम्पल से ये कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट्स की जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। मतलब अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी, मास कम होगा तो उसे खींचने में फोर्स भी कम लगेगी। आप किसी एक हल्के से इंसान को धक्का दीजिए तो आपको कम फोर्स में उसे धक्का दे देंगे, ठीक है, कम फोर्स लगेगी आपको उसे धक्का देने में। अभी आपके सामने एक कोई भारी वजनदार आदमी खड़ा कर दे, उसको आप हिला भी नहीं पाएंगे, आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अब चलते हैं अपने लास्ट एग्जांपल की तरफ। हमारा थर्ड एग्जांपल देखिए, हमारा थर्ड एग्जांपल है, दो बॉल्स हैं, ठीक है, सेम केजीज के 5-5 kg की बॉल्स हैं। तो मान लीजिए कि ये बॉल ए पॉइंट पे खड़ी है, इसे बी पॉइंट तक पहुंचाना है, और जो सेकंड है ये भी ए पॉइंट पर है, इसे भी बी पॉइंट पर लेके जाना है, ठीक है। अब जो हमारी फर्स्ट बॉल है इस पर जो फोर्स लग रही है वो 50 न्यूटन की लग रही है और जो सेकंड बॉल है इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम 10 न्यूटन की। तो अब ये बताइए कि कौन सी बॉल बी पॉइंट पर सबसे पहले पहुंचेगी, कौन सी बॉल बी पॉइंट पर सबसे पहले पहुंचेगी। जाहिर सी बात है जिसे हम जोर से फोर्स लगा के धक्का देंगे वो सबसे पहले बी पॉइंट पर पहुंच जाएगी। इट मींस जिस बॉल पर
50 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो वो सबसे पहले पहुंचेगी पी पॉइंट पर, और जिस बॉल पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो वो थोड़ी देर बाद पहुंचेगी पी पॉइंट पर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो उसे दूसरी पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज करने में टाइम कम लगेगा, और वहीं हम अगर किसी ऑब्जेक्ट पर थोड़ी फोर्स लगा रहे हैं तो उसे अपनी दूसरी पोजीशन पर जाने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है स्टूडेंट्स कि जो एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। एफ हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के, कि अगर टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब वहां पर फोर्स ज्यादा है, अगर टाइम ज्यादा है तो इसका मतलब फोर्स कम लगाई गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल स्टडी कर लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल से कंक्लूजन निकला कि जो एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एक्सेलरेशन के। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल से कंक्लूजन निकला कि जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मास के। लास्ट एग्जाम्पल से हमारा ये कंक्लूजन निकला कि जो एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है टाइम के। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।